हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम यूपी जूनियर सामाजिक विज्ञान से संबंधित कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर है भौतिक अवशेष सिक्के, भौतिक अवशेष सिक्के एवं अभिलेख पांडुलिपियां। अभिलेख मतलब जो कि पत्थर पर लिखे गए हैं राजाओं द्वारा। पांडुलिपियां, ठीक है। साहित्य, साहित्य मतलब उस समय जैसे मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी उस तरह का साहित्य ग्रंथ और विदेशी विवरण। तो मेगास्थनीज का जो इंडिका विदेशी विवरण में आएगा, और जो उस समय का साहित्य है मतलब हमारे जो दरबारी कवि हुआ करते थे राजाओं के, उन्होंने किसी राजा की कहानियां जो भी लिखा है उस समय, तो वो सभी क्या है हमारे लिए भौतिक अवशेष हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या प्रदान करते हैं, इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। तो यूपी जूनियर में सबसे पहला जो इतिहास का टॉपिक है वो इतिहास जानने के स्रोत हैं। तो उसी से संबंधित ये वीडियो है, पहला टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्या क्या प्रमुख स्रोत हैं। सिक्के हैं, अभिलेख हैं, पांडुलिपियां हैं, साहित्य ग्रंथ है और विदेशी विवरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अगला है 2500 ईसा पूर्व ईरानियों एवं व यूनानियों ने सिंध को हिंदोस, ठीक है। तो सिंधु को किसने, ईरानियों व यूनानियों ने क्या कहा था, हिंदोस व इंडोस, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने हिंदोस और इंडोस कहा था, तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को कहा गया इंडिया, ठीक है। तो उन्होंने सिंधु के नाम पर, सिंधु उनको नाम लेना नहीं आया तो उन्होंने हिंदोस बोला, ठीक है, इंडोस बोला, और यही आगे चल के हिंदुस्तान और फिर इंडिया बनता है। तो इंडिया नाम कैसे आता है, हिंदुस्तान नाम कैसे आता है, तो ऐसे आता है। तो एक ये सोर्स यहाँ पर बताया गया है। अगला है जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उसे कहते हैं। तो जिस काल का मतलब जिस काल का इतिहास हमें बिल्कुल भी पता नहीं है, कि लोग पत्थर पे लिखा करते थे या फिर कुछ भी करते थे, तो उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अगला है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का जनक किसको माना जाता है, तो कनिंघम को। ये वन लाइन क्वेश्चन है, ठीक है, आपको इसी तरह से याद करने होंगे। बाकी जो क्वेश्चन है उसको हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे। सीटेट में जो भी एग्जाम है जूनियर लेवल के, इतिहास का जो भी पूछा गया उन सबको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम वन लाइनर पढ़ लेते हैं फटाफट। अब यहाँ पर है अशोक के अभिलेख पाए गए हैं, ठीक है। तो अशोक के अभिलेख किस भाषा में पाए गए, ब्राह्मी में, खरोष्टी में, ग्रीक में, अरेमाइक में। तो हमें याद रखना है ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरेमाइक, ठीक है। अगला है वो इतिहासकार जिसको इतिहासकार पिता की उपाधि दी गई, तो हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता कहते हैं, ठीक है। अगला है विद्वान ब्राह्मणों तथा कवियों द्वारा रची गई चीजों को क्या कहते हैं, तो प्रशस्तियां कहते हैं, ठीक है, प्रशस्तियां, ठीक है। तो दरबार में ब्राह्मण हुआ करते थे कवि, तो राजाओं की प्रशंसा में वो कविताएं लिखा करते थे, इन्हीं को क्या बोला है, प्रशस्तियां बोला है। तो ये शब्दावली है कि प्रशस्तियां किसको कहते हैं, विद्वान ब्राह्मणों तथा कवियों द्वारा रचना की गई, ठीक है, रचना की गई को ही पुस्तकों को प्रशस्तियां कही गई। आगे यहाँ पर लिखा है राजाओं की प्रशंसा में लिखी गई, तो इनको भी मैंने बताया ना, ब्राह्मणों और कवियों द्वारा जो भी कविता की रचना या फिर उनकी प्रशंसा में लिखी गई कोई पुस्तक, उन सबको प्रशस्तियां कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऐहोल अभिलेख है। तो ऐहोल अभिलेख क्या है, एक प्रशंसा में लिखा गया अभिलेख है, ठीक है। तो प्रशंसा में लिखा गया कोई भी चीज उसको एक प्रशस्ति ही कहेंगे, तो ये भी एक प्रशस्ति हुई। आगे भारत के प्राचीनतम सिक्के जो ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं उन्हें आहत मुद्रा कहा जाता है। क्यों कहा जाता आहत, मतलब कोई सिक्का है, ठीक है, वहां पर
कोई चित्र बनाना है, मान लो ये एक कोई फ्लावर या फूल बनाना है, ठीक है, या फिर कोई शब्द लिखना है, तो इसको किसी चीज पे ठप्पा मारकर, ठीक है, जो ब्लॉक प्रिंटिंग होती है ना, ब्लॉक प्रिंटिंग में क्या है, लकड़ी के ऐसे ठप्पे होते हैं, उस पर नीचे डिजाइन रहती है और फिर हम उसको ठप्पा लगाते हैं तो नीचे क्या है, डिजाइन छप जाती है। उसी प्रकार प्राचीन सिक्कों को भी आहत मुद्रा कहा गया, क्योंकि किसी धातु पर उस पर आहत मतलब बहुत ज्यादा जोर डालकर उसको आहत किया गया, ठीक है, तो उसको हम आहत सिक्के कहते हैं। और ये सिक्के कौन से हैं, चांदी के हैं और किस ईसा पूर्व के हैं, तो ईसा पूर्व 5वीं सदी के, ठीक है, उन सिक्कों को ठप्पा मारकर बनाए जाते थे, इसलिए इनको आहत सिक्के कहे गए हैं। आगे है, प्राचीन समय में पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था, ठीक है, तो प्राचीन समय में ऐसे कोई कंप्यूटर तो था नहीं उनके पास, ठीक है, कि प्रिंट या फिर प्रिंटिंग मशीन फट्टे से हो गया, तो वो लोग क्या करते थे, हाथों से पुस्तकों को लिखा करते थे, जिसके कारण उनको कहा गया, पांडुलिपियां कहा गया, ठीक है, हाथ से लिखी गई चीजों को क्या कहा गया, पांडुलिपि कहा गया। आगे बढ़ते, मंदिरों तथा विहारों से प्राप्त होती हैं क्या, पांडुलिपियां, ठीक है, मंदिरों तथा, अब ये पांडुलिपियां कहाँ से प्राप्त होती है, मंदिरों एवं विहारों से, ठीक है, मंदिरों एवं विहारों से पांडुलिपियां प्राप्त होती हैं। अगला है, सामान्यतः ताम्र पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाली भूर्ज। अब ये ताम्र जो पांडुलिपियां हैं वो किन चीजों से बनाई जाती थी, तो उसी का यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि ये सामान्यतः क्या है, ताड़ पत्र, बड़े बड़े ताड़ पत्र होते थे, अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाली भूर्ज जो है नामक पेड़ होता था, जिसकी छाल पर भोजपत्र मतलब कुछ भी लिखा जाता था, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक कोई पत्ता है, ठीक है, इस तरह से ये पत्ता हुआ बहुत बड़ा, ठीक है, उसको इस शेप में हमने काट लिया, ठीक है, तो ये हो गए ताड़पत्र। इसी तरह के हम बहुत सारे पत्तों को काट देंगे और फिर हम इसमें एक छेद कर देंगे और फिर यहाँ पर हम उसको लगाते जाएंगे, लिखते जाएंगे, तो ये हमारी हो जाएंगी पांडुलिपियां, ठीक है। उसी तरफ एक पेड़ है भूर्ज का, उसकी छाल को हमने इस तरह से हमने काट कर और फिर यहाँ पर उसको हमने लगा दिया और जो भी लिखना है हमने लिख दिया, तो ये हमारी क्या बन गई, पांडुलिपियां बन गई। अगला है सामवेद ग्रंथ को। अब जो सामवेद हमारे 4 जो हैं वेद हैं, कौन कौन से, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो सामवेद ग्रंथ को क्या कहा गया, संगीत, साम मतलब संगीत, ठीक है, साथ से सामवेद और साथ से संगीत, तो संगीत का जनक या मूल कहा गया है। आगे है, जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे कहते हैं क्या, उपनिषद। क्या कहते हैं, उपनिषद कहे गए। आगे है, वो है बौद्ध ग्रंथ जिसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है, तो उसको क्या बोला गया, मतलब 16 जनपद पहले क्या हुआ करते थे, पहले जन हुआ करते थे, फिर यही आके क्या है, जन पद बन गए, बहुत सारे जन क्या हो गए, जनपद हो गए, और फिर यही बहुत सारे जनपद क्या हो गए, महाजनपद हो गए, और जिसकी महाजनपद हो गए। और जो 16 जनपद हैं, 16 जनपद की हमें जानकारी किससे मिलती है, अंग्योत्तर निकाय से। आगे है, जैन ग्रंथों की रचना मुख्यतः प्राकृतिक भाषा में हुई है। प्राकृतिक एक भाषा होती थी उस समय जैसे आज हिंदी इंग्लिश का काफी बोलबाला है, वैसे तो नॉर्मल भाषा में गांव में चले जाओ तो हिंदी ही बोलते हैं, या फिर वहाँ की जो रीजनल क्षेत्रीय भाषा है वो बोलते हैं। तो उस समय भी कोई क्षेत्रीय भाषा या फिर उस समय की बहुत ही अच्छी भाषा जो सभी लोग ज्यादा बोलते थे, तो प्राकृतिक भाषा उस समय क्या थी, बोली जाती होगी। तो उसी समय क्या है, प्राकृतिक भाषा में जैन ग्रंथों की मुख्यतः रचना हुई है, जिसे हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की हमें जानकारी मिलती है।
आगे देखते हैं, आदिवासी जनजाति लोग वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके अपनी संस्कृति व रीति रिवाजों को संजोते हैं। यह कहाँ से आता है? ठीक है, तो गल्प साहित्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आदिवासी जो है, मतलब आदिवासी लोग क्या करते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भी नॉलेज है वो सुन सुना के वाचिक परंपराओं बोल बोल के, एक जैसे हमारी मम्मियाँ बताती हैं कि हमारे समय में ये हुआ करता था, तो एक जानकारियां देती हैं और हम उससे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। ठीक है, तो यही जो है वाचिक परंपराओं का आदिवासी प्रयोग करते थे और अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों को संजोते थे, तो इसको गल्प साहित्य के अंतर्गत हम कहते हैं। आगे है, प्रसिद्ध यूनानी लेखक मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तिका इंडिका हमें जानकारी प्राप्त किस की देता है? तो ये हमें देता है मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति की संबंधित जानकारी देते हैं। ठीक है, अगला है, अधिकतर इतिहासकार जिन कारणों के अधीन आधार पर अतीत के विभिन्न काल खंडों की विशेषता तय करते हैं वह कहते हैं आर्थिक और सामाजिक। ठीक है, अधिकतर इतिहासकार जिन कारणों के आधार पर मतलब एक इतिहासकार है, वो अगर हम मान लो आज से 10 साल पहले, ठीक है, 10 साल पहले की इतिहास लिखें, तो 10 साल पहले हम क्या देखेंगे? राजनीतिक देखेंगे, ठीक है, आर्थिक देखेंगे और सामाजिक देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये देखने का एक आधार है कि वहाँ का राजनीतिक कैसा था, आर्थिक कैसा था, सामाजिक कैसा था। तो इसी के आधार पर क्या है, विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं, तो वो है आर्थिक और सामाजिक। अगला है, आजकल कई पुस्तकों और लेखों में बीसी की जगह BCE लिखा होता है, जिसका अर्थ है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, कॉमन एरा मतलब बिफोर क्राइस्ट जो है, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले क्या है, इसका उपयोग करते थे। किसका? जैसे हम लिखते हैं ना ईसा पूर्व, तो इसको हम BC भी लिख सकते हैं, और अब जो प्रचलन में है वो BCE। ठीक है, क्योंकि जो भी ईसा मसीह का जन्म जो है उस डेट से सभी ने लगभग एक वो उसको मान्यता प्राप्त कर ली है, मतलब सभी जगह वही चलता है, इसलिए बिफोर कॉमन एरा इसको बोला गया है। आगे है, इतिहास विभाजन का स्रोत के आधार पर सही कालक्रम इस प्रकार है। प्रागैतिहासिक काल सबसे पहला है। आदि इतिहास मतलब इस काल में तो कोई भी हमें जानकारी नहीं मिलती लिखित, इसमें कुछ मिलती है और इसमें तो फिर मिलती ही है। तो आदि ऐतिहासिक में कुछ चीजें मिलती हैं, कुछ चीजें मतलब मिलती हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता आ जाएगी। प्रागैतिहासिक मतलब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल में आएगा। आगे भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे, तो हिंदू और हिंदी यूनानियों ने। समय के आधार पर इतिहास का विभाजन कितने, तो प्राचीन, मध्य और आधुनिक किया गया है, जिसके तहत प्राचीन से संबंधित है तो पाषाण काल से हर्षवर्धन तक। तो प्राचीन काल हम कब से मानते हैं, मतलब प्रागैतिहासिक पाषाण जब पत्थरों का युग था, ठीक है, पत्थरों के युग से हर्षवर्धन तक हम प्राचीन काल मानते हैं, और हर्षवर्धन के बाद हम मध्यकालीन भारत में आ जाते हैं। अगला है, इतिहास का अध्ययन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, जैसे हम जान पाते हैं मानव समुदायों ने हमारे देश की प्राचीन संस्कृतियों का विकास कब और कैसे किया है। ठीक है, अगला है, अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की थी, टी फैंथलर ने, तो आंसर हो जाएगा टी फैंथलर। अगला है, वो स्थान जहाँ ऐतिहासिक पांडुलिपियां तथा दस्तावेजों को रखा जाता है, तो अभिलेखागार। ठीक है, तो दिल्ली में भी एक नेशनल आर्काइव्स करके जो है वो है, जहाँ पर पांडुलिपियां और दस्तावेज रखे गए हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े जो शहर हैं वहां पर अभिलेखागार होते हैं, राजाओं की प्रशस्तियां और कुछ अभिलेख, तो वहां पर सारी चीजें यहाँ पर मिल जाती हैं। अगला है, वो है नाविक जिसने भारत का समुद्री यात्रा
समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस। तो कोलंबस जो है इंडिया की खोज करने आए थे, पर उन्होंने किसकी? अमेरिका की खोज कर दी थी। अगला है, और भारत में कौन आया था? तो वास्को डी गामा आए थे। अगला है, अशोक के अधिकतर अभिलेख लिखे गए थे? तो ब्रह्मी लिपि में लिखे गए थे। इसके अलावा भी खरोश से, आर्यमाइक और भी जो अभिलेख हैं वो उसमें लिखे गए थे। तो लेकिन सबसे ज्यादा पूछी जाए तो ब्रह्मी लिपि में। पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सत्यों पर उत्कीर्ण किए जाते थे क्या? अभिलेख। ठीक है, पत्थरों पर लिखे जाते थे। भारत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे रहते थे कहाँ? उत्तर पश्चिम, मतलब जो भारत है यहाँ पे बना। ठीक है, ये कुछ भारत का है। तो यहाँ ये वाला जो है उत्तर पश्चिम में क्या कौन लोग रहते थे? ऋग्वेद में मिलता है। आगे, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा, ये कथन किसका है? तो प्रोफेसर घाटे का है। प्रोफेसर घाटे कहते हैं इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन और लेखा जोखा है। अगला है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर जनरल थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। आगे, शाहनामा लिखी गई थी? तो फिरदौसी द्वारा लिखी गई थी, फिरदौसी द्वारा। अगला, अजंता की गुफा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। जब लिखित स्रोत उपलब्ध न होने लगे तब क्या हुआ? इतिहास आरंभ हुआ। उससे पहले आदिऐतिहासिक, उससे पहले प्रागैतिहासिक। आगे है, एक रोमन विद्वान जिसने भारत के रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का उल्लेख किया है? तो आंसर होगा हमारा प्लिनी। ठीक है, प्लिनी ने किया है रोमन व्यापार और भारत का व्यापार का उल्लेख। आगे है, भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं थी। ये समस्या है क्योंकि ये मतलब प्राचीन और मध्य और आधुनिक में इसलिए समस्या क्योंकि ये जो विचार है ये कौन सा है? पश्चिमी देशों के इतिहास लेखन से लिया गया है। अगला है, आदिवासी लोग जनजाति अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते थे। वर्तमान में इतिहासकार आदिवासी इतिहास लिखते थे वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। ठीक है, मतलब बोल के एक पीढ़ी ने बोला, फिर दूसरी पीढ़ी ने वही सुन के जो भी है उसी परंपरा को आगे बढ़ाया। आगे है, ऐतिहासिक काल वह है जहां अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं, मतलब वहां पे लिखा जो मिलता है उसको ऐतिहासिक काल बोलते हैं। आगे, क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। क्रिश्चियन एरा मतलब बीसी, जो अब स्वीकृत है वो है क्या? कॉमन एरा। ठीक है, बीसीई अभी हमने ऊपर देखा था वही है। आगे, प्राचीन भारतीय इतिहास का संपूर्ण साहित्यिक स्रोत है संस्कृत साहित्य। ठीक है, प्राचीन भारत में संस्कृत साहित्य के जो प्राचीन है उनको उनके आधार पर ही इतिहास का लेखन किया गया है। आगे, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। राजा की प्रशंसा तथा उनके संरक्षण पाने के उद्देश्य से कवि विद्वान द्वारा लिखी गई थी प्रशस्ति। शासन या राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता था प्रशस्ति में। हिंदी यूनानी सिक्कों के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो सिक्कों से। आगे है, वह भारतीय राष्ट्रीय धरोहर जिसका अर्थात गुरु के समीप पर जाकर लिखा उसको क्या बोलते हैं? उपनिषद। सन 1912 में इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो एडी 2012। ठीक है, इस तरह से भी लिखा जाता है। आगे, अगर वेद और उपनिषद और डिटेल में बात करते हैं तो वेद एवं उपनिषद, तो ऋग्वेद जो है उसके कितने वेद और उपनिषद हैं वो यहाँ पर है। तो ऋग्वेद के हैं ऐत्रेय उपनिषद और कौशिकी। ऋग्वेद के ऐत्रेय और कौशिकी। सामवेद के छंदोग उपनिषद और केनो उपनिषद। यजुर्वेद के बहुत सारे ईशोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, कंठोप उपनिषद, श्वेता सुरेश्वर
उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। अर्थवेद के प्रश्न मुंडे और मंड्यूक, ठीक है, 3 है। अगला है यहाँ पर वेद और पुरोहित, उपवेद और ब्राह्मण और उपनिषद यहाँ पर देखते हैं। तो ऋग्वेद के पुरोहित होत और उपवेद आयुर्वेद और ब्राह्मण जो है ऐत्रेय और कौशिकी, हमने ऊपर देखा था। उपनिषद ऐत्रेय कौशिकी। आगे सामवेद का उद्गाता, मतलब साम का है संगीत से रिलेटेड, उद्गाता, और इसका उपवेद है गांधार वेद। इसके ब्राह्मण है जैमिनीय, तांडव, पंचविश, षड्विश, और उपनिषद है छंदोपनिषद, जैमिनीय उपनिषद। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद के अधुर्वायु, इसके उपवेद हैं धनुर्वेद, और ब्राह्मण शतपथ और तैत्तिरीय। उपनिषद है कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और ईशोपनिषद। आगे है अथर्ववेद का। अथर्ववेद का देखते हैं ब्रह्मा, शिल्पवेद, गोपद, और फिर इसका देखते हैं मुंडोपनिषद। उपनिषदों में मुंडो, प्रश्नो और मुंडूकोपनिषद। आगे है ऐतिहासिक साहित्य देखते हैं और राजाओं द्वारा चरित साहित्य देखते हैं। तो राजतरंगी कल्हड़ ने लिखी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने, हर्षवर्धन जो है वाण भट्ट ने लिखी थी। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी थी। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने, अभिज्ञान शास्त्र कुंतलम कालिदास ने, स्वपन वासव दत्ता भास ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि यूपी जूनियर में आ सकते हैं। यूपी के जितने भी क्वेश्चन है आप अगर इसको भी करते हैं तो आपके लिए लाभदायक होगा। आगे प्रशस्तियों की रचना, राजाओं द्वारा रचित साहित्य, ठीक है। तो राजाओं द्वारा रचित गाथा सप्तशती, ठीक है, किसने लिखा था? हाल या शालीवाहन, हाल और शालीवाहन ने लिखा था। आगे मत्स्य विलास प्रहसन, ये महेंद्र वर्मन प्रथम ने लिखा था। रत्नावली नागानंद प्रियदर्शिका, ये किसने लिखा था? हर्षवर्धन ने। आगे अभिलेख एवं उनके शासक के बारे में बात करते हैं। तो समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त गुप्त वंश का है, उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। रुद्रदमन जो है जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदमन शासक थे जिन्होंने जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में लिखा। स्कंदगुप्त गुप्त शासक थे भीतर, स्तंभ लेख गाजीपुर। खारवेल कलिंग के राजा थे, उन्होंने हाथी गुफा। पुलकेशन द्वितीय चालुक्य ऐहोल अभिलेख। राजा भोज प्रतिहार ग्वालियर प्रशस्ति, ठीक है। विजय सेन ने देवपाड़ा अभिलेख। हर्षवर्धन ने मधुबन और बंसखेड़ा अभिलेख। यशोवर्मन ने मालवा मंदसौर, यशोवर्मन ने मालवा में मंदसौर प्रशस्ति। गौतमी बल श्री शासन नासिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं लेखक और पुस्तिकाएं देखते हैं। तो कालिदास की एक हमने देखा था ऊपर, उसके अलावा भी रघुवंशम, ऋतु संहार, मेघदूत, भारवी की किरातार्जुनीयम, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, शूद्रक की मक्षिकटिका, इंपॉर्टेंट है। भर्तृहरि की नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। तो जो शतक हैं वो सारे भर्तृहरि ने लिखे हैं। वात्सायन ने न्याय भाष्य और कामसूत्र लिखा है। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र और हितोपदेश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य व्यास ने व्यास भाष्य योग दर्शन पर आधारित है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय। बारहमिहिर ने बृहत संहिता एवं पंच सिद्धांतिका। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र। पतंजलि ने महाभाष्य। बाणभट्ट ने हर्षचर्य। कल्हड़ की राजतरंगी। पाणिनि की अष्टाध्यायी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ठीक है। भरत का नाट्य दर्शन, जो नाटक की व्याख्या है वो भरत की नाट्यशास्त्र से ही स्टार्ट हुई है। राजशेखर का भुवन कोश, कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल नारायण। कुछ लेखक और हैं मध्यकालीन से, तो यहाँ पर हसन निजामी, ताजुल मासिर हैं, अलबरूनी तहकीक ए हिंद, मिनहाजुल सिराज की तबकात नासिर, अमीर खुसरो की नुहे सिपर, किरान उद सदेन और तुगलक नामा, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि हम पहला वो पढ़ रहे हैं तो ये तो मध्यकालीन भारत की है, तो इसको हम
क्या कर देते हैं, बाद में जब हम मध्यकालीन पढ़ेंगे तब हम देख लेंगे। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, और जो क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।